रिज्यूम पढ़ेंगे। अच्छा जी, अब ये फाइल थी आपकी PWE3 सर्विस के नाम से। इसे मैं ओपन कर लेता हूं और इसे ओपन करने के बाद मैं डायरेक्टली इसको इंपोर्ट नहीं करूंगा, मैं पहले इसको ट्रांसफॉर्म कर लूंगा। मैं इस डेटा को ट्रांसफॉर्म करूंगा। ये देखिए मेरे पास एक नई विंडो के अंदर मेरा जो एक्चुअल पावर बीआई था वो अलग से ओपन है और ये एडिटर जो है क्यूरी एडिटर ये अलग से ओपन हो गया। तो मुझे ये जो टॉप की रोज है ना ये रिमूव करनी है। तो मैं क्या करूंगा, रिमूव टॉप रोज। अब वो कितनी है मेरे पास, ये 7 रोज हैं, तो यहाँ पर मैं 7 लिख के ओके कर दूंगा। टॉप 7 रोज रिमूव होगी, हेडर टॉप पे चला गया। यहाँ पे आप राइट क्लिक करें, यूज फर्स्ट रो एज हेडर कर दें, तो ये आपकी जो पहली रो थी वो हेडर्स बन गई। इसकी हैंडलिंग आप इस तरह से कर सकते हैं। अगर आपने इसको किसी फोल्डर से डेटा पिक करवाना है तो आपको मैनुअली वहां से ये टॉप की 7 रोज रिमूव करनी पड़ेंगी। बता क्लियर है ये? जी ठीक है, थैंक यू सो मच। अच्छा जी, अब आ जाता है हमारे पास, हम पावर बीआई के अंदर फार्मूला कैसे लिखते हैं। पावर बीआई में जो फार्मूला लिखा जाता है ये डेक्स फंक्शन होता है। डेक्स फंक्शन का थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। ये उसी तरह से फार्मूला काम करता है जिस तरह से आपका एक्सेल फंक्शन काम करता था, लेकिन इसमें ना थोड़ा सा डिफरेंस ये आ जाता है कि आपकी जो कैलकुलेशंस हैं उनके लिए आपको रेफरेंस देना पड़ता है किसी कॉलम नेम से। आप सेल का नंबर उसमें रेफरेंस नहीं कर सकते। मैं कुछ डेटा इसमें इंपोर्ट कर लेता हूँ। रेवेन्यू कॉग्नोज, इसमें क्या है, चले ये मेरे पास एक डेटा आ गया जी। अच्छा, अगर आप इस, अब ये डेटा है रेंज की केस में, आपको पता ना टेबल कैसे क्रिएट करते हैं? किसी को आइडिया कि एक्सेल में टेबल कैसे क्रिएट किया जाता है? नहीं आइडिया? जी सर, वो एरिया सेलेक्ट करते कंट्रोल टी कर देंगे तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। तो टेबल क्रिएट हो जाएगा। और दूसरा तरीकाकार ये है, इंसर्ट में जाएं और टेबल पे क्लिक करें, टेबल क्रिएट हो जाएगा। अब इसके अंदर मैं जो फार्मूला लिखूंगा वो फार्मूला होगा डेक्स का। मैं पिवट, पावर पिवट में लिखूं, यहाँ पे लिखूं, पिवट टेबल में लिखूं, वो सारे डेक्स फंक्शन होगा। मिसाल के तौर पे मैं यहाँ पे ऐड करता हूँ, इज इक्वल टू सम। अब अगर आप देखें, जब मैंने ये सिलेक्शन की है तो क्या लिखा हुआ है, अगर मैं ये सम का फंक्शन लिखता सेल के ऊपर, नॉर्मल रेंज के ऊपर, तो यहां पर उस सेल का रेफरेंस आता। लेकिन इसमें देखें यहां पर लिखा हुआ आ गया है C5, जो कि उस कॉलम का हेडर है। ठीक है, अब C5 से लेके मैं मिसाल के तौर पे इसको, सॉरी, C5 को मैं करता हूं C5, ओके, तो इसने इस पूरे कॉलम को सम अप कर दिया है। ठीक है, और अगर मुझे उस पर्टिकुलर रो के ऊपर ये कैलकुलेशन करनी है, मिसाल के तौर पे मुझे सेंट्रल 4 और सेंट्रल 5 की जो रोज है, हर रो का अलग अलग कैलकुलेशन करनी है, फिर मैं इस तरह करूंगा, सम, ये देखिए एट द रेट साइन दरमियान में आ जाएगा। एट द रेट का मतलब ये है कि सेम इसी रो के ऊपर आपने काम करना है। अगर आप एट द रेट साइन नहीं देंगे तो ये पूरे का पूरा कॉलम जो है उसको सम करेगा। लेकिन ये कैलकुलेशन वन गो में ही करता है। मैंने एक सेल में फार्मूला लिखा, तमाम सेल्स के अंदर वो फार्मूला लिखा गया है जो उस टेबल में इंक्लूडेड है। ठीक है, तो ये बेसिकली थोड़ा सा फर्क इसका ये है कि यहाँ पर आपको कॉलम का जो नेम है उसको एज अ रेफरेंस यूज करना पड़ता है, रादर देन कि आप सेल एड्रेस लिखें। अब इसको मैं रेंज में कन्वर्ट करके दोबारा से ये फार्मूला लिखता हूँ, फिर मैं आपको बताता हूँ कि फर्क क्या है। अब ये टेबल नहीं रह गया और मैं वही फार्मूला है, ये देखिए किस तरह से लिखा हुआ है। शीट 3, शीट का नाम है E2 और F2, ये दो सेल हैं। डेक्स के केस में क्या था, कॉलम के नेम थे,
और जब हम नॉर्मल फार्मूला एक्सेल का लिखते हैं तो कॉलम नेम की बजाय सेल का रेफरेंस आ जाता है। अब चलते हैं हम पावर बीआई में। ये एक टेबल ऑलरेडी हमने एक्सेस से इंपोर्ट कर लिया था, और एक ये दूसरा टेबल था जो कि किसी और डेटा के ऊपर था। इसके ऊपर हम अप्लाई करके देखते हैं कि किस तरह से हम डेक्स फंक्शन लिख सकते हैं। अच्छा, डेक्स फंक्शन की ना कुछ कैटेगरीज हैं। जैसे आप एवरेज आउट कर सकते हैं, आप मैथमेटिकल फंक्शंस उसके ऊपर कर सकते हैं, दो टेक्स्ट के फंक्शंस हैं वो आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, फिल्टर्स हैं वो आप अप्लाई कर सकते हैं। वो तमाम के तमाम फार्मूलाज नहीं अप्लाई कर सकते जो एक्सेल के अंदर है। उसमें कुछ लिमिटेशंस आ जाती हैं, जिसकी वजह से आपको मैं आपको लिस्ट ऑफ फार्मूलाज जो वो दिखा भी देता हूं कि कौन कौन से फार्मूलाज हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, इसका तरीकाकार ये होता है कि आपने जब भी नया फार्मूला लिखना है तो आपको न्यू मेजर पे क्लिक करना है। जब आप न्यू मेजर पे क्लिक करते हैं तो जिस तरह एक्सेल के, मैं दोबारा से आपको जरा एक्सेल एक दफा दिखा दूं। यहाँ पर देखिए, इसको हम फार्मूला बार कहते हैं। ये जिसके अंदर फार्मूला इस वक्त लिखा हुआ है, मैं इसको हाईलाइट भी कर देता हूँ। ये इसको हम फार्मूला बार कहते हैं, ठीक है। ओके, अच्छा, इस तरह से यहाँ पर भी एक फार्मूला बार जो है वो ओपन हो गया। इसके स्टार्ट में लिखा हुआ है मैयर। ये मैयर बेसिकली क्या है? ये कॉलम का नाम है। आप जो भी आपने नई कैलकुलेशन करनी है, उसको जो आप कॉलम बनाएंगे या फील्ड बनाएंगे उसको कोई नाम देंगे। बाय डिफॉल्ट इसमें मैयर आ रहा है। मैं लेट से इसका नाम रख देता हूं यहाँ पर टोटल रेवेन्यू, टोटल रेवेन्यू सम, ठीक है। उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैंने सम करना है तो मैं यहाँ पे लिखूंगा सम। सम आ गया। अब ये देखें, आप कॉलम नेम चूज भी कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पर लिखूं अगर टोटल रेवेन्यू, तो ये देखें टोटल रेवेन्यू आ गया। और इसके बाद मैं इसको क्लोज कर दूं तो ये मेरा एक फॉर्मूला लिखा गया सम का, सम। उसके बाद टेबल नेम, फिर कॉलम नेम। तो ये एक तो तरीकाकार है इस फॉर्मूला को लिखने का, सम फंक्शन को लिखने का। अब जब आप इसको एंटर की प्रेस करते हैं, ये देखें बिल्कुल एंड के ऊपर ना एक नया कॉलम आ गया आपके पास। ये देखें टोटल रेवेन्यू। अब इसको जरा आप इससे टेबल ड्रॉ करते हैं और वैल्यूज में ये वाली पहन लेते हैं। ये हमने सम किया है सिंपल पूरे उस नंबर को जो 29 बिलियन समथिंग आ रहा है। हम इसको सब रीजन के ऊपर भी सम कर सकते थे, हम इसको डेट वाइज भी सम कर सकते थे। जो जो हमारे पास पैरामीटर्स हैं हम सब के ऊपर सम कर सकते थे। इसी तरह से हम एवरेज का फॉर्मूला लिख सकते हैं। इसी तरह से हम मैक्सिमम निकाल सकते हैं, मिनिमम निकाल सकते हैं। और इसके अलावा भी बहुत सारे मेजर्स हैं जो कि हम यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अब वो कौन कौन से मेजर्स हैं जो कि हम अप्लाई कर सकते हैं, आप देखें तो न्यू मेजर्स के साथ एक और ऑप्शन आ रहा है, क्विक मेजर्स। आप इसके ऊपर क्लिक करें तो आपसे ये पूछेगा किस डेटाबेस के ऊपर आपने ये मेजर अप्लाई करना है। तो आपने वो डेटाबेस सिलेक्ट किया। यहां से आप कैलकुलेशन के ऊपर जरा एक दफा गौर कीजिएगा। सबसे पहले आ रहा है एग्रीगेट पर कैटेगरी। पर कैटेगरी का मतलब ये है कि आप इसको किसी एक कंडीशन के ऊपर जाके समराइज कर सकते हैं। जैसे मेरे पास ये जो नंबर्स हैं इनको मैं सब रीजन के ऊपर समराइज करना चाहूँ, या मैं नंबर्स को 2G 3G 4G के ऊपर समराइज करना चाहूँ। यहां से हम सॉरी जी, यहां से हम जो है ना वो
हर एक फार्मूला डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं। एग्रीगेट पर कैटेगरी या कैटेगरी वाइज आप उसको एग्रीगेट कर सकते हैं। फिर आप फिल्टर्स अप्लाई कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे आपने कोई नया फार्मूला लिखना है और वो फार्मूला कैलकुलेट करना चाहिए किसी एक सब रीजन को, जैसे फॉर एग्जांपल C1 को, तो C1 को आप फिल्टर आउट कर सकते हैं यहाँ से फिल्टर्स में जाके। अब फिल्टर्स में भी काफी सारे ऑप्शन, हम ये सारे डिस्कस करेंगे। फिर टाइम के ऊपर आप लगा सकते हैं, ईयर टू डेट है, क्वार्टर टू डेट है, मंथ टू डेट है, ईयर ओवर ईयर चेंज है, क्वार्टर ओवर क्वार्टर है, मंथ ऑन मंथ है, रोलिंग एवरेज है। तो ये मैं भी आपके साथ सीखूंगा, क्योंकि मैंने ये वाले जो टाइम के फंक्शंस हैं ये मैंने यूज नहीं किए हुए। उसके बाद टोटल्स आ जाते हैं। रनिंग टोटल है, टोटल फॉर कैटेगरी है, कैटेगरीज है, डेफिनेटली वो फिल्टर हो जाता है अप्लाई करके फिल्टर, और विदाउट फिल्टर एप्लीकेशन। उसके बाद मैथमेटिकल ऑपरेशंस आ जाते हैं जो नॉर्मली हम कर रहे होते हैं, जिसमें एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, मल्टीप्लिकेशन है, डिवीजन है, परसेंटेज डिफरेंस है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट है। और टेक्स्ट के दो फंक्शन मैंने आपको बताए थे, एक स्टार रेटिंग है, ये भी बहुत जबरदस्त है फंक्शन है। उसके बाद कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज है। आपके पास किसी एक लिस्ट के अंदर, जैसे हमारे पास ये रीजन है और हम यही चाहते हैं कि ये सारे के सारे रीजन एक कॉलम के अंदर शो हों, तो हम वो कर सकते हैं, इनको कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। ठीक हो गया जी। सबसे पहले जो एवरेज पर कैटेगरी है इसको देख लेते हैं। इसके अंदर टोटल हमारे पास 5 ऑप्शंस आ रहे हैं: एवरेज, वेरिएंस, मैक्सिमम, मिनिमम और वेटेड एवरेज। तो ये बेसिकली हम 5 तरह से पर कैटेगरी के ऊपर जाके इसको कैलकुलेट कर सकते हैं। फिल्टर्स में हमारे पास 4 ऑप्शन है। फिल्टर्ड वैल्यू है, डिफरेंस फ्रॉम फिल्टर्ड वैल्यू है, इसका ऑपोजिट हो जाएगा। परसेंटेज डिफरेंट फ्रॉम फिल्टर्ड वैल्यू है, तो इसकी परसेंटेज आ जाएगी। सेल्स फ्रॉम न्यू कस्टमर्स हैं, हम सेल्स फ्रॉम न्यू कस्टमर भी इसमें गेज कर सकते हैं अगर हम सेल्स रिपोर्ट बना रहे हैं तो। उसके बाद टाइम के ऊपर हमने देख लिया, टोटल्स को हम ने देख लिया, मैथमेटिकल को देख लिया। वन बाय वन फार्मूलाज को अप्लाई करते हैं। सबसे पहले एवरेज पर कैटेगरी आ जाता है। जब मैं एवरेज पर कैटेगरी के ऊपर क्लिक करता हूं तो मेरे पास 2 ऑप्शन आ रहे हैं, एक बेस वैल्यू है और दूसरा कैटेगरी है। ये देखिए, ये 2 ऑप्शन मेरे पास आ रहे हैं एवरेज बाय कैटेगरी के अंदर। मेरे पास टेबल मौजूद है, मैं किसी भी एक टेबल के ऊपर क्लिक करता हूं और मैं 90 डे एक्टिव बेस को वैल्यू में ऐड कर देता हूं, और यहां से मैं सब रीजन को ऐड कर देता हूं कैटेगरी में। उसके बाद आप इसको ओके कर दें। और ओके करने के बाद अगर आप देखें तो 90 डे बेस के साथ ही उसकी एवरेज पर सब रीजन भी आ गया है। इसको हम रिमूव कर देते हैं, रिमूव टेबल। अच्छा, ये फार्मूला अगर आप देखना चाहें ना, आप देख सकते हैं। आप इसके ऊपर क्लिक करेंगे तो ये फार्मूला आपके पास लिखा हुआ आ जाएगा सारा सामने। किस तरह से लिखा हुआ आ गया? सबसे पहले उसने हमें फील्ड नेम दिया। ये फील्ड नेम आप यहां से चेंज कर सकते हैं। अब मैं फील्ड नेम लेट से कहता हूं एवरेज ऑफ बेस। तो जब मैं इसको अप्लाई करूंगा, अप्लाई करने का तरीकाकार ये है कि मैं इस फार्मूला बार के अलावा कहीं पे क्लिक कर देता हूं तो ये वर्किंग में आएगा, और उसके बाद ये देखिए इस फील्ड का नाम चेंज हो गया है। उसके बाद उसकी एवरेज एक्स उसका फार्मूला है, और एवरेज एक्स के बाद की फिल्टर्स हैं। अब फिल्टर मैंने किसके ऊपर अप्लाई किया हुआ है? वैल्यूज उसकी है DB1 और सब रीजन। सब रीजन के ऊपर उसने DB1 क्या है? DB1 हमारा टेबल नेम है, और सब रीजन जो है वो कॉलम का नाम है। और कैलकुलेट में उसने किया है कि सम करना है। कैलकुलेट क्या करना है जी? सम करना है, और सम में उसी में से एक्टिव बेस को उसने सम अप किया हुआ है। तो बेसिकली अब हमने एवरेज ले लिया कैटेगरी के पर कैटेगरी, और कैलकुलेट हमने कर दिया 90 डे एक्टिव बेस को। इसी तरह से अगर हम दूसरी
कैलकुलेशन की तरफ जाएं। वेरिएंस, वेरिएंस के ऊपर किसी ने काम किया है? मैंने काम नहीं किया आज तक वेरिएंस के ऊपर। इरफान, इंजीनियरिंग वाले शायद करते हो, आप लोगों ने किया हो। एनीवन? नहीं एहसन, सर, इस पे नहीं मुमताज? काम किया। किसी ने वेरिएंस के ऊपर काम किया हो? ओके। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट है मैक्सिमम पर कैटेगरी। आपने मैक्सिमम नंबर निकालना है तो उसका, अच्छा इसका जो कैलकुलेशन मेथड है ना वो सेम ही है। आपको बेस वैल्यू देनी है और कैटेगरी देनी है, आपने किस कैटेगरी के ऊपर जाके उसको समराइज करना है। फिर मिनिमम पर कैटेगरी। मैं इसको डिटेल में अब इसलिए लेके नहीं जा रहा कि मेरे पास एक टाइमर चलना शुरू हो गया है 7 मिनट और 50 सेकंड का। तो इसको नेक्स्ट सेशन के अंदर जो है ना इसको सारे को अप्लाई करके देखेंगे। मिनिमम पर कैटेगरी और वेटेड एवरेज पर कैटेगरी है। अच्छा, ये जो चार थे ना ये हम करेंगे नेक्स्ट सेशन के अंदर। अब जो सिंपल वन है वो कर लेते हैं, और वो है टेक्स्ट के फंक्शन। स्टार रेटिंग। स्टार रेटिंग हमारे पास एक वैल्यू आ रही है रेवेन्यू की, और रेवेन्यू की वैल्यू को हो, ये मिलियंस में होती है, तो हम इसको 100 मिलियन पे कर लेते हैं। 0 से लेके 100 मिलियन तक करें, और नंबर ऑफ स्टार्स कितने लगाए। नंबर ऑफ स्टार ये, बल्कि हम इसको बिलियन पे करते हैं, 10 बिलियन पे। रेटिंग स्टार्ट होगी 0 से, मैक्सिमम जाएगी 10 बिलियन के ऊपर, और नंबर ऑफ स्टार्स जो हम यूज कर रहे होंगे वो 5 कर रहे होंगे। अब हमने इसको देनी है वैल्यू, किस वैल्यू की बेस पे करेगा, और ये वैल्यू हम ले लेते हैं टोटल रेवेन्यू की। इसे अप्लाई करें, पहले इसका फॉर्मूला देखेंगे, उसके बाद फिर इसको ग्राफ की या टेबल के केस में देखेंगे। टोटल रेवेन्यू स्टार रेटिंग, इसके ऊपर क्लिक करें, फॉर्मूला आपके पास ओपन हो जाएगा। अब ये देखिए, अगर आप क्विक कैलकुलेशन नहीं करते, क्विक मेजर्स नहीं करते, तो आपको ये सारे का सारा फॉर्मूला 23 रोज के ऊपर जाके खुद लिखना पड़ता। अब उसने क्या किया, सबसे पहले टोटल रेवेन्यू स्टार रेटिंग की है, तो हम इसको TR स्टार रेटिंग कर देते हैं। फिर उसने वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं 1 2 3 4 और 5 वेरिएबल उसने किए हैं। फर्स्ट वेरिएबल में उसने नंबर ऑफ स्टार बताए हैं, सेकंड वेरिएबल के ऊपर उसने रेटिंग स्टार्ट बताई है और एंड बताई है, फिर बेस वैल्यू बताई है। बेस वैल्यू में उसने बताया है कि किस, ये देखें ये वैल्यूज हमने इसको यहां से खुद इनपुट दी थी। टोटल रेवेन्यू के ऊपर हमने उसको कहा कि इसको स्टार रेट कर दो, उसके ऊपर इसने ये कंप्लीट फॉर्मूला लिखा है। इसको जरा नीचे ड्रैग करके देखें, बेस मैक्सिमम लिया है और रेटेड वैल्यू ली है एंड सो ऑन, और ये बहुत लंबा चौड़ा फार्मूला इसने लिख दिया। अब ये TR स्टार जो हमारा था, इसको हम अप्लाई करते हैं टेबल के केस में। टेबल आपने ड्रॉ किया और उस टेबल में TR स्टार की वैल्यूज ऐड करना। अब चूंकि हमें रेवेन्यू अमाउंट का कंफर्म नहीं है कि वो कहाँ से स्टार्ट होके कहाँ तक जा रही है, इसलिए अच्छा मैं इसके ऊपर ना एक और काम करता हूँ। वैल्यूज हैं, रिमूव TR स्टार, और सब रीजन, जहां पर सब रीजन भी आते हैं। अब इसको हम थोड़ा सा ना एक्सपेंड करके देखते हैं। अच्छा अच्छा, ये क्लियरली विजिबल है ना सबको? इसमें जो हमने इसकी बेंचमार्किंग की थी उसके हिसाब से इसने सेंट्रल 1 को 5 स्टार पे रेट किया है, उसके बाद सेंट्रल 2 3 स्टार पे है, सेंट्रल 3 3 स्टार के ऊपर है, सेंट्रल 4 जो है वो भी वो 1 स्टार के ऊपर है, और सेंट्रल 5 3 स्टार के ऊपर है।
और टोटल 5 स्टार के ऊपर है। तो हमने 10 बिलियन मैक्सिमम रखा था, उसने अकॉर्डिंगली 0 से लेके 10 बिलियन तक उसको 5 डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिस्ट्रीब्यूट कर दिया है। इसके बाद जो नेक्स्ट हमारे पास मैयर था कैलकुलेशन के अंदर, वो था कॉन्कैटिनेटेड लिस्ट ऑफ वैल्यूज। अब कितने वैल्यूज कॉन्कैटिनेट करनी है, मुझे पता है कि मेरे पास 5 रीजन हैं, तो मैं यहाँ पे 5 कर दूंगा। अच्छा, फॉर द इंस्टेंस मैं इसको 3 ही रहने देता हूँ, तो ये क्या करेगा, ये पहले 3 जो है वो मुझे शो कराएगा और उसके बाद ETC का वर्ड यूज करके उसको क्लोज कर देगा। अब ये देखिए यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया। डिटेल अगर आप इसकी भी देखना चाहें तो आप इसको ओपन करके देख सकते हैं। ये पूरा एक कोड लिखा हुआ है C# का, और इसमें आप देखें उसने किस तरह से सारी वैल्यूज वगैरह ली हैं। अगर प्रोग्रामिंग बैकग्राउंड है तो इसको आप ओपन करके देख लें, अदरवाइज आप इसको टेबुलर फॉर्म के अंदर यहाँ पर अप्लाई करके देखें। हमने 3 के ऊपर किया था, इसका साइज मैं थोड़ा सा बड़ा करूं, वैल्यूज, तो उसने फर्स्ट 3 जो रीजन थे वो मुझे शो करवा दिए और उसके बाद वालों को उसने ETC में ऐड कर दिया। अब इसके देखते हैं कि नंबर ऑफ 3 हमने कहा था, इसको मैं यहाँ से नंबर ऑफ 5 कर देता हूँ। क्लोज करें इसे, वर्किंग ऑन इट, और ये 5 रीजन्स मेरे पास आ गए हैं। अच्छा, हमारे पास 1.5 मिनट है, किसी का क्वेश्चन है इन 3 फंक्शंस के हवाले से तो मुझसे पूछ सकता है। नेक्स्ट सेशन के अंदर हम फिर फर्दर डिटेल में इनको डिस्कस करेंगे। ये न्यू मैयर और क्विक मैयर वाले ऊपर जो टैब्स आ रहे हैं, ये नॉर्मल हमारे पास भी आ रहे होंगे या आपने वो जो शुरू में इंस्टॉलेशन वाली बात की थी वो एप्लीकेबल होगी इसमें? नहीं, ये पावर BI का पार्ट है, ये हर किसी के पास आ रहे हैं। वो जो मैंने इंस्टॉलेशन की बात की थी वो थे सिर्फ अगर आपने माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस से डेटा इंपोर्ट करना है तो उसके लिए। वो डेटाबेस इंजन आपको डाउनलोड करना पड़ेगा माइक्रोसॉफ्ट की वेबसाइट से और फिर उसके बाद आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोई क्वेश्चन किसी का? अच्छा, मुझे बताएं, सबने अपने पावर BI जो ऑनलाइन एप्लीकेशन है उसके ऊपर अकाउंट बना लिए? किसी का अकाउंट अभी ना बना हो या किसी को कोई हर्डल आया हो अकाउंट क्रिएट करने में? बना लिए। अच्छा, ये आपने ना कोशिश करनी है कि आज के दिन में मस्ट इसको आप कर लीजिएगा, अकाउंट अपना जरूर क्रिएट कर लीजिएगा, ताकि कल हम जब पब्लिश कर रहे हों डैशबोर्ड तो आप लोग मेरे साथ उसकी प्रैक्टिस कर रहे होंगे उस डैशबोर्ड को ऑनलाइन देखने के लिए। और वो डैशबोर्ड हम अपने मोबाइल फोन के ऊपर भी चेक करेंगे और अपने सिस्टम के ऊपर भी देखेंगे ऑनलाइन डैशबोर्ड।